हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। हम लोग कैश बुक को समाप्त करने वाले हैं और आज हम लोग कुछ जीएसटी से रिलेटेड कैश बुक का कुछ एडवांस प्रॉब्लम हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोग जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन सब्सिडरी बुक यानी कैश बुक में कैसे जीएसटी को का इम्पैक्ट डाला जाता है वो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आपका जो बुक है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं दिया हुआ था, तो हमने डॉक्टर एस के सिंह के बुक के एग्जाम्पल से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो फटाफट हम लोग एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या बोल रहा है? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। हमें क्या बनाना है? क्या डबल कॉलम कैश बुक बनाना है जिसमें कैश और बैंक का कॉलम रहेगा। तो फटाफट फॉर्मेट बना लो मेरे सामने में, कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश अमाउंट और बैंक अकाउंट, यानी आपको अमाउंट का दो कॉलम रखना है, कैश का और बैंक का। चलो तो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को 1 जून को क्या दिया हुआ है सर? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। क्या बोलते हैं इसको? ओपनिंग बैलेंस। अगर कुछ नहीं बोलता है तो कैश एट बैंक का भी डेबिट बैलेंस ही होगा, ये हमने बात कर लिया था। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बोल देता है या क्लियर बोल देता है कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस है तब मानेंगे क्रेडिट, नहीं तो क्या मानेंगे? दोनों का डेबिट बैलेंस है। तो 1 जून को हम लोग लिखने वाले हैं, 1 जून को 1 जून को लिखने वाले 2020 को लिखने वाले हैं टू बैलेंस पी बाई डी। टू बैलेंस बी बाय डी कितना सर? कैश है 6302, कैश कितना है? 6302 और बैंक कितना है सर? बैंक है 1,82,802, 1,82,802। ठीक है सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? 2 तारीख को रिसीव कर रहे हैं एक चेक फॉर रेंट एंड पेड इट इनटू बैंक, यानी हमको चेक मिला रेंट के लिए और हमने उसे बैंक में जमा कर दिया। यानी अल्टीमेटली क्या हुआ सर? हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया। हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो गया? डेबिट हो गया। और हमको रेंट मिला, यानी हमारा रेंट क्या है? इनकम है। हमको रेंट इनकम के रूप में मिला है, खर्चा नहीं किए। खर्चा किए रहते तो हम किसी को चेक देते, यहाँ पे चेक हमको मिला है, रिसीव किए हैं चेक। तो क्या एंट्री होगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब मुझे आप फटाफट बताओ कि बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, तो आपका कैश बुक में बैंक में आपका डेबिट बैलेंस हुआ, यानी आप में आपको पैसा आया है। हमको पता है कि सर कैश बुक में जो भी पैसा आता है या बैंक बैलेंस बढ़ता है डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो हमारा क्या हुआ? रेंट की वजह से बैंक का बैलेंस बढ़ा है। कितना से सर? 1980 से 2 तारीख को। तो 2 जून को लिखने वाले हैं सर टू रेंट अकाउंट। टू रेंट अकाउंट कितना से सर? बैंक में बढ़ा है आपका 1980 से, 1980 से बढ़ गया। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं 5 तारीख को। 5 तारीख को हम लोग ट्रांजेक्शन किए, बॉट गुड्स फॉर 1 लाख, 1 लाख का हमने गुड्स खरीदा। उसके नीचे दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट 20%, यानी हमने जो गुड्स खरीदा उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20% है। अब बताओ इस गुड्स का लिस्ट प्राइस, आप चाहो तो वर्किंग नोट में बना सकते हो। लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट कितना सर? ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो 1 लाख का 20% कितना होता है सर? 20,000 होता है। तो हमारा जो इनवॉइस प्राइस हुआ, इनवॉइस प्राइस वो कितना हुआ सर? इनवॉइस प्राइस हो गया 80,000। हम लोगों ने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए इस तरह के। ठीक है, अब 80,000 पे हमको नीचे में बोला है कि पेमेंट मेड बाय चेक। ये क्लियर हो गया कि ये जो पेमेंट होगा चेक से पेमेंट होगा। सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, यानी ये जो ट्रांजेक्शन है नगद ट्रांजेक्शन है, इस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट हटाए तो 80,000 बचा। इस पे बोला है जीएसटी भी देना है। आपको पता है हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम इनपुट जीएसटी पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे हमें जीएसटी पे करना है। सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। तो फटाफट आप मुझे बताओ सीजीएसटी 6% कितना होगा एट द रेट ऑफ 6%? सर 80,000 का 6% कैलकुलेट कर लो। 80,000 गुना 6/100 सर 4800 हो जाएगा। उसी तरह से एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा सर? वही 6%, 4800। इसका मतलब कितना पेमेंट करना है सर? 80,000 तो परचेज का पेमेंट करना ही है, साथ में जीएसटी का भी पेमेंट मुझे करना पड़ेगा। हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हमको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो सर टोटल पेमेंट करना होगा 89,600, 89,600
ये टोटल पेमेंट करेंगे किसके थ्रू? चेक के थ्रू। टोटल पेमेंट किया जाएगा बाय चेक। हमने गुड्स खरीदा और हम जीएसटी के साथ हम पेमेंट कर रहे हैं। अब बताओ ये आप वर्किंग नोट में जरूर कर लेना, नहीं तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, वर्किंग नोट में इस तरह के जहां भी जीएसटी से रिलेटेड या डिस्काउंट से रिलेटेड आता है तो आपको वर्किंग नोट में इस तरह से कर लेना चाहिए, तो एग्जामिनर आपका मार्क्स भी नहीं काटेगा। ठीक है, चलो अब फटाफट बच्चों बताओ कि इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? मैं बाकी चीज को मिटा देता हूं। ठीक है, चलो अब सर इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज का एंट्री क्या करते हैं? परचेज का एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं कितना से? सर हम परचेज तो 80,000 का कर रहे हैं तो 80,000, और सर साथ में हम जीएसटी भी पे कर रहे हैं। साथ में हम जीएसटी पे कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और दूसरा कर रहे हैं सर इनपुट एसजीएसटी। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने कितने से? सर 4800 और 4800, और टोटल हमारे पॉकेट से जो हमारे चेक जा रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू। आपको क्लियर बता दिया गया, पेमेंट मेड बाय चेक। तो हम सर बैंक से पेमेंट कर रहे हैं कितना? टोटल 89,600 का पेमेंट कर रहे हैं। ये वर्किंग नोट वीडियो पॉज करके आप कैश बुक के नीचे में कर लो, साथ में जर्नल एंट्री भी कर लो। क्यों? क्योंकि आप जर्नल एंट्री नहीं करोगे तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, इसीलिए वर्किंग नोट के अंदर आप जर्नल एंट्री कर लोगे। ठीक है, चलो तो हमने कर लिया। सर अब हम कैश बुक बना रहे तो बैंक में कितना इंपैक्ट करेगा? 89,600, ये तो क्लियर है बैंक में इंपैक्ट पड़ेगा। और ये 89,600 कहां से आ रहा है? सर एक तो आ रहा है 80,000, दूसरा आ रहा है परचेज के लिए, दूसरा आ रहा है इनपुट सीजीएसटी, तीसरा आ रहा है इनपुट एसजीएसटी। तो बैंक के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखने वाले हैं? हम लिखने वाले हैं बाय परचेज अकाउंट, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो कितने तारीख को सर ये ट्रांजेक्शन है? ट्रांजेक्शन हुआ है 5 तारीख को। तो 5 तारीख को हम लोग लिखेंगे 5 को 2020, 5 जून। क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? सर पेमेंट कर रहे हो तो बैंक का बैलेंस घटेगा ना, इसीलिए आप क्रेडिट कर रहे हो। ठीक है, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट कितना? सर 80,000, वो भी बैंक के कॉलम में डालना, कैश में मत डालना सर, गलती मत करो। ठीक है, कहां डालना है? बैंक के कॉलम में। चलो बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना? सर 4800। फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट कितना? 4800। अब देखो बोले सर आपने नया तो कुछ नहीं सिखाया, वही लेजर का पोस्टिंग का जो रूल इनपुट सीजीएसटी डेबिट हुआ है तो हम क्या किए? बैंक में क्रेडिट किए। अब देखो बच्चों, अगर आपको जर्नल और लेजर का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है ना तो क्लास 11th और क्लास 12 में आपको अकाउंटिंग में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, और अगर आपको जर्नल और लेजर का कॉन्सेप्ट नहीं आता है ना तो आप कितना भी अच्छे से पढ़ लो, आगे आपको दिक्कत होगा। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी जर्नल का कोई भी कॉन्सेप्ट मिस किए हो तो मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से टोटल 9 लेक्चर दिए हैं जर्नल के, आप उसे जाके देख लो। ठीक है, आपको जर्नल में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आप, मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आपको मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं किया है। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि सर ये कॉन्सेप्ट होता है बट आपने मिस किया तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। ठीक है, उसी तरह से लेजर के भी मैंने सारे बहुत ही अच्छे से लेजर पोस्टिंग के रूल समझाए हैं, तो आप जर्नल और लेजर का क्लास में कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे के सारे लेक्चर जरूर देखे होंगे, एकदम प्लेलिस्ट में एकदम सिस्टमैटिक ढंग से दिया हुआ है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं है। आप उसे देख के आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने 5 तारीख का जो ट्रांजेक्शन हमने किया था वो उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? 15 तारीख को ट्रेड एक्सपेंसेस का पेमेंट हो रहा है 240 रुपया से। तो हम लोग 15 तारीख को, 15 जून को क्या लिखेंगे? बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस कितना सर? 240 रुपया। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 240 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है सर? 16 तारीख को आपने रेंट पे किया है सर 800 रुपया। तो 16 तारीख को हम लोग बोलेंगे बाय रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट कितना? सर रेंट पे किया 800 रुपया, 800।
ठीक है, अब ये जो रेंट अकाउंट था ये रिसीव किए थे हम लोगों ने, और यहां पे रेंट क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहां पे चाहो तो आप इसको रेंट अकाउंट जो है ना, कंफ्यूजन अगर आपको दूर करना है तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो रेंट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, और इसको रेंट अकाउंट दो दोगे जिससे पता चल जाएगा ये रेंट पेड है, वो रेंट रिसीव्ड था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है सर 17 तारीख को इंश्योरेंस चार्ज पे किया गया 200 रुपया। ठीक है, तो 17 तारीख को हम लोग लिखेंगे बाय इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस अकाउंट कितना, 200 रुपया। अब देखो बच्चों, मैंने ट्रेड एक्सपेंसेस, रेंट, ये दोनों को बैंक में डाल दिया, जो कि बैंक में नहीं डालेंगे क्योंकि आपको बस बोला है ट्रेड एक्सपेंसेस का पेमेंट किए, रेंट का पेमेंट किए, कुछ नहीं बोला है तो हम क्या मान के चलेंगे सर, कैश में पेमेंट किए, इसीलिए हम लोग कैश कॉलम में डालेंगे ट्रेड एक्सपेंसेस 240, रेंट कितना सर, रेंट था 800, और इंश्योरेंस चार्जेस भी कुछ नहीं बोला है तो हम हमेशा मानेंगे कैश अकाउंट से हुआ है पेमेंट। ठीक है, इंश्योरेंस चार्जेस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स 1,60,000 का, 1,60,000 का बेचे हैं, फिर वही कहानी 10% ट्रेड डिस्काउंट, 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। ठीक है, तो हम लोग फिर से इसी तरह से वर्किंग नोट बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने ये वर्किंग नोट बना लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, चलो अब क्या करना है, आपको इसका वर्किंग नोट बनाना है, यानी आपको वर्किंग नोट 2 बोल सकते हो, वर्किंग नोट 2। ठीक है, आपका लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ, लिस्ट प्राइस सर, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है सर 1,60,000, हमने 1,60,000 का गुड्स बेचे हैं सर। उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस करोगे, ट्रेड डिस्काउंट बुक का पार्ट नहीं होता, सेल का पार्ट नहीं हुआ सर, 10%, तो 16,000 ट्रेड डिस्काउंट कट जाएगा, बचेगा कितना सर, 1,60,000 में 16,000 घटाओगे तो कितना बचेगा सर, 1,44,000 बचेगा। तो ये सेल अमाउंट हो गया, ये क्या हो गया, सेल अमाउंट। अब आपको क्या करना है, जीएसटी का जो आप यहां पे इनपुट जीएसटी पे करोगे कि आउटपुट जीएसटी, सर आउटपुट जीएसटी यहां पे करेंगे, यहां पे क्या पे करेंगे, आउटपुट जीएसटी पे करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करने वाले हैं आउटपुट सीजीएसटी, सर रेट 6% दिया हुआ है, और आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी कितना परसेंट सर, 6%। तो 1,44,000 का 6% कैलकुलेट करो कितना होता है सर, 8,640 आता है। तो 8,640, 8,640, यानी टोटल जो अमाउंट हमको रिसीवेबल है, यानी पैसा जो मिलने वाला है कितना मिलेगा सर, 1,44 तो मिलेगा ही, साथ में जीएसटी का अमाउंट मिलेगा। याद रखना, जब गुड्स खरीदते हैं तो जीएसटी का अमाउंट पे करते हैं, और जब बेचते हैं तो जीएसटी का अमाउंट कस्टमर से हमको मिलता है। प्लस 8,400 कितना हुआ, सॉरी 1,44,000 प्लस 8,640 प्लस 8,640 कितना होता है, 1,61,280, कितना होता है, 1,61,280। अब ये पैसा के बारे में क्या बोला है, कुछ बोला है कि किस में पे किए, कैश में पे किए हैं, बैंक में पे किए हैं, कुछ बोला है नहीं सर, कुछ नहीं बोला है। सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,60,000, ट्रेड डिस्काउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, बाकी तो कुछ बोला नहीं है। तो सर देखो यहां पे क्या हो रहा है कि बड़ा अमाउंट है तो हम मान सकते हैं कि पैसा बैंक से ही आया होगा। ठीक है तो कैश सेल आप कैश में भी रख सकते हो, बैंक में भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट क्योंकि बड़ा अमाउंट है तो हम मान के चलते कि पैसा बैंक से आया होगा, चेक से पेमेंट हुआ होगा। तो मेरे पास पैसा आया तो क्या एंट्री करेंगे, अब नगद सेल है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा सर 1,61,280। सेल हो रहा है, सेल हो रहा है तो सेल्स कितना से हो रहा है सर, सेल तो हो रहा है 1,44,000 से, सेल हो रहा है 1,44,000 से, और बाकी सर आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 8640 और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट कितना सर 8640। तो बताओ आपके बैंक कॉलम में डेबिट होगा सर, बैंक में क्या होगा, डेबिट होगा, सेल होगा 1,44,000 से, यानी हम क्या बोलेंगे, बैंक में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। बैंक में ऐसा तो नहीं लिख सकते बैंक अकाउंट, सेल्स अकाउंट कितना 1,44,000 से। सर लेकिन आप इसको इसमें क्यों डाल रहे हो, बैंक में क्यों डाल रहे हो सर, आप चाहते तो कैश में भी डाल सकते थे। जी हाँ बिल्कुल हम कैश में भी डाल सकते थे, बट लॉजिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा कि बड़ा अमाउंट है तो बेहतर होगा कि आप बैंक के कॉलम में ही डालो। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा उससे। चलो अब चाहो तो कैश में भी डाल सकते हो। फिर क्या करेंगे सर, आउटपुट
CGST अकाउंट कितना सर 8640 था, उतना ही था, यस। और आउटपुट SGST अकाउंट 8640 टू आउटपुट SGST अकाउंट। कितना तारीख को सर हमने ट्रांजेक्शन किया 28 तारीख नहीं 25 को, 25 को, ये भी 25 ये भी 25। तो हमने क्या देखा कि हमने जब परचेज किया नगद में तो हमने इनपुट GST पे किया, इनपुट CGST, इनपुट SGST या इनपुट IGST जो भी हो, हमने पेमेंट किया। तो उसे हमने कैश बुक में कहां दिखाया, क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैश का फ्लो हो रहा था। अगर हम बेच रहे हैं नगद में तो हमने क्या किया, डेबिट साइड में, कैश बुक के डेबिट साइड में आउटपुट GST के नाम से डेबिट किया। ठीक है सर, अगर ऐसा हो कि हम उधार बेच रहे हो तब GST का जो हमने कलेक्शन किया कस्टमर से, उधार बेच रहे कस्टमर को, तो उस केस में ये कैश बुक में GST आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। उसी तरह से अगर हम परचेज कर रहे होते उधार तो भी इनपुट GST कैश बुक के अंदर नहीं आता। क्लियर है कि अगर हम उधार खरीद बेच करते हैं तो उस पर GST जो लगता है वो कैश बुक के अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि पैसा हमको मिल ही नहीं रहा है, हम पैसा का पेमेंट कर ही नहीं रहे, तो वहां पे GST कैश बुक के अंदर आएगा ही नहीं। तो आपको कैश बुक के अंदर दो ही ट्रांजेक्शन मिल सकता है, या तो कैश सेल होगा या कैश परचेज होगा। क्लियर, चलो अब अगला ट्रांजेक्शन देख लो। मोहन एंड कंपनी से चेक मिला, भाई साहब चेक मिला तो क्या करेंगे, अब कुछ नहीं बोला है तो मान के चलेंगे कि चेक को बैंक में जमा कर दिया गया होगा, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल, मोहन एंड कंपनी 12,000 28 तारीख को, 28 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो मोहन एंड कंपनी को डेबिट करेंगे। कितना, मोहन एंड कंपनी सर 12,000। नेक्स्ट 200 नेशनल प्लांट सर्टिफिकेट परचेज किया गया, 100 रुपया वाला 95 में खरीदे और पेड किया चेक से, तो क्या एंट्री होगा, नेशनल सर्टिफिकेट खरीदे तो नेशनल सर्टिफिकेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। 30 तारीख को क्या हो जाएगा, नेशनल सर्टिफिकेट खरीदे तो बाय नेशनल सर्टिफिकेट। अब बाय के बदले में इस तरह से लगा सकते हो सेमी कॉलम, बाय नेशनल सर्टिफिकेट अकाउंट। ठीक है, कितना खरीदे हैं सर, हमने खरीदा 200 इंटू 95 रुपया के दर से खरीदा, तो गुना कर लो 200 इंटू 95 19,000, तो हमने 19,000 खरीदा, चेक से पेमेंट किया तो बैंक में डाल देंगे। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है सर, अब हम लोग को तो कास्टिंग करना है, टोटलिंग करना है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। इतना काम हम लोग कर सकते हैं सर। ठीक है, तो मैं आपको ये होमवर्क देता हूं कि आपको क्या करना है, कास्टिंग करके बैलेंसिंग निकाल के दिखा देना है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि कैसे CGST, इनपुट CGST और आउटपुट CGST को कैसे कैश बुक में उसको ट्रीट किया जाता है। चलो, तो अब हम लोग एग्जांपल नंबर 21 देखते हैं, जिसमें कि GST से रिलेटेड कुछ बैंक से टेक्निकल कुछ आपको ट्रांजेक्शन मिलेंगे, तो ये करके हम लोग कैश बुक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो, तो ट्रांजेक्शन क्या है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। तो क्लियर बोल दिया कि हमको कैश बुक बनाना है जिसमें कैश और बैंक का कॉलम खोलना है, यानी डबल कॉलम कैश बुक बनाना है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इस तरह से फॉर्मेट बना लीजिए, कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम। तो आपको 2 कॉलम रखने हैं अमाउंट में, कैश का और बैंक का। हमें डिस्काउंट से रिलेटेड कोई भी कॉलम रखने के लिए नहीं बोला गया है, तो अगर डिस्काउंट से रिलेटेड अगर कुछ आता भी है तो हम लोग जर्नल एंट्री में उसको दिखा देंगे। ठीक है, चलो, सबसे पहले क्या है, 2020 के 1 जनवरी को हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश इन हैंड दिया हुआ है। तो सर बैंक ओवरड्राफ्ट तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस होता है, हमको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है बैंक का। ठीक है, तो सर हम कैश बुक में क्या करेंगे, बैंक के क्रेडिट साइड में दिखाने वाले हैं इसको ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2020 को 1 जनवरी, क्या है 1 जनवरी को, जनवरी 1 को क्या लिखेंगे सर, बाय बैलेंस B/D लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस B/D, कैश में नहीं बैंक में। कितना से सर, 24,000 से। कितना से लिखना है, 24,000 से। तो हमने लिख लिया 24,000। अब हमें कैश का बैलेंस भी दिया, कैश इन हैंड, तो सर ये तो डेबिट बैलेंस होगा, कितना 4600 1 जनवरी को। तो 2020 जनवरी 1 को क्या लिखने वाले हैं, टू बैलेंस B/D, टू बैलेंस
BYD कितना सर 4600। ठीक है, बैंक में कुछ भी नहीं। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर ₹80,000। 80,000 का गुड्स खरीदा, उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 15%, IGST है 12%। पेड पेमेंट मेड बाय चेक, तो हम जो गुड्स खरीदे उसका पेमेंट हम चेक से किए। चलो तो सबसे पहली बात तो इसका वर्किंग नोट आप करोगे, तो वर्किंग नोट आप कैश बुक के नीचे वर्किंग नोट करके वर्किंग नोट 1 आप करोगे। वर्किंग नोट 1 में क्या होगा सर, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 80,000। लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 80,000। ठीक है सर 80,000। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 15%। ट्रेड डिस्काउंट कितना है एट द रेट ऑफ 15%। तो हम क्या करते हैं 80,000 में 15% मल्टीप्लाई करो, कितना होता है सर 12,000 होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये जो निकलेगा वो बचेगा हम, वो हमारा होगा परचेज प्राइस, यानी परचेज का जो इनवॉइस प्राइस है वो हमारा हो जाएगा 80,000 माइनस 12,000 कितना हो जाएगा 80,000 माइनस 12,000, तो वो हो जाएगा हमारा 68,000। कितना हो जाएगा सर 68,000। अब क्या करना है सर, उस पर IGST चार्ज करना है। जब हम गुड्स खरीदे हैं तो हमको GST इनपुट GST पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको इनपुट IGST पे करना है। क्या पे करना है सर, इनपुट IGST पे करना है, वो भी 12%। कितना परसेंट एट द रेट ऑफ 12%। तो 68,000 का 12% कितना होता है सर 8,160 होता है। कितना होता है 8,160। तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा सर 68,000 प्लस 8,160। 68,000 प्लस 8,160 यानी टोटल 76,160 जो है हमें पेमेंट करना पड़ेगा। और वो पेमेंट जो हुआ है चेक के थ्रू, क्लियर बोल दिया गया है, पेमेंट मेड थ्रू चेक। पेमेंट जो हुआ है मेड हुआ है थ्रू चेक, थ्रू चेक। ठीक है, तो सर इसका एंट्री भी हम लोग कर लेते हैं सहूलियत के लिए। मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। बहुत सारे बच्चे क्वेरी भी करते हैं कि सर जर्नल एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो सहूलियत के लिए, इवन मैं कैश बुक बनाता हूं तो मुझे लगता है जर्नल एंट्री अगर कोई थोड़ा टेक्निकल है, नॉर्मल परचेज सेल है, नॉर्मल कोई पेमेंट हो रहा है, तो उसका जर्नल एंट्री क्यों करोगे, डायरेक्ट तुम पोस्टिंग कर लोगे। लेकिन थोड़ा टेक्निकल है जिसमें GST वगैरह इन्वॉल्व है, डिस्काउंट वगैरह इन्वॉल्व है, तो जर्नल एंट्री वर्किंग नोट में कर लो, उसमें क्या हर्ज है। इससे तुमको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि तुम्हारा कैश बुक अच्छे से सही से बना है। ठीक है, चलो तो क्या एंट्री करोगे सर, एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा। वेरी गुड सर, कितना से, तो परचेज तो 68,000 से खरीद रहे हैं तो परचेज डेबिट हो जाएगा 68,000 से। फिर सर GST पे कर रहे हैं तो इनपुट GST जो है, इनपुट IGST जो इंटीग्रेटेड GST होता है, इनपुट IGST हम क्या कर रहे हैं डेबिट कर रहे हैं सर 8,160 से। और टोटल पेमेंट कर रहे हैं बैंक चेक के थ्रू, यानी पैसा तुरंत जा रहा है, बैंक के थ्रू जा रहा है। 68 प्लस 8,160 कितना होगा सर 76,160 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है कैश बुक के अंदर पोस्ट करना है। तो कैश बुक में किसके अंदर जाएगा सर, बैंक के अंदर जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा, वो भी क्रेडिट में जाएगा क्योंकि बैंक अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। अब क्रेडिट में क्या जाएगा सर, बाय परचेज अकाउंट जाएगा, बाय इनपुट IGST जाएगा। तो फटाफट करो, कितने तारीख को सर 5 तारीख को, 5 जनवरी को, 5 जनवरी को क्या हो जाएगा, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट और बाय इनपुट IGST अकाउंट, इनपुट IGST अकाउंट। कितना कितना सर 68,000 और 8,160, वो भी किसमें बैंक के कॉलम में। 68,000 प्लस 8,160 कितना तारीख को 5 तारीख को। चलो तो ये ट्रांजेक्शन तो हो गया। हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कितना है 6 तारीख को। सर 6 तारीख को क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर 60,000, 60,000 का अपने गुड्स को बेचा है। ट्रेड डिस्काउंट 10%, IGST 12%, पेमेंट रिसीव बाय चेक, पैसा जो आया वो चेक से आया। बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 में हम लोग क्या लिखेंगे सर, लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस है 60,000, यानी 60,000 का हम गुड्स बेच रहे हैं। उसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है सर, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 6,000। 60,000 का 10% कितना हुआ 6,000, बचा कितना 54,000। इसको बोलेंगे सेल प्राइस, यानी इतना से एक्चुअली इनवॉइस प्राइस हुआ है सेल का। अब इस पे क्या होगा सर, इस पे होगा यहां पे आउटपुट होगा, क्योंकि हम बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं तो हम आउटपुट IGST क्या करेंगे कस्टमर से कलेक्ट करेंगे।
तो आउटपुट आईजीएसटी कितना परसेंट सर 12% एट द रेट ऑफ 12%। तो 54,000 का फटाफट 12% करोगे तो कितना होगा सर 6480 होगा 6480। तो टोटल जो हमको पैसा मिलेगा चेक जो हम रिसीव करेंगे, टोटल जो हम चेक रिसीव करेंगे वो कितने का करेंगे, तो चेक जो रिसीव हम लोग करेंगे वो करेंगे 54,000 प्लस 6480, 54,000 प्लस 6480 यानी हम सर रिसीव करने वाले हैं 60,480। तो क्या एंट्री होगा, तो सर एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना सर 60,480 क्योंकि चेक मिल रहा है। अब देखो चेक मिल रहा है, किससे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तुरंत जमा किए बैंक में नहीं किए, ये कुछ नहीं बोल रहा है। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो जब भी कभी आपको चेक के बारे में मिलता है, चेक मिला तो थोड़ा सा आप आगे पीछे थोड़ा देख लो, थोड़ा पीछे के ट्रांजेक्शन में देख लो कि वो चेक ऐसा तो नहीं हुआ कि आज नहीं जमा करके 2-4 दिन बाद जमा किया, तो वैसे में बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हो जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बट आप देखो पहली बात तो कुछ बोला ही नहीं है कि चेक जो मिला है वो किससे मिला है, ठीक है। तो आगे का ट्रांजैक्शन भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि पैसा तुरंत जमा हुआ। तो अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम मान के चलते हैं कि चेक आज ही जमा हो गया, यानी पैसा हमारे पास आज ही आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 60,480 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितने का सर, सेल्स तो हुआ है 54,000 का, सेल्स हुआ है 54,000 का, और टू आउटपुट आईजीएसटी क्या हो जाएगा, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट कितना हो जाएगा सर, आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा 6,480, 6,480 में थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ठीक है। चलो तो क्या हो रहा है सर, बैंक डेबिट हो रहा है, यानी कि हमारा जो कैश बुक है डेबिट साइड में जाएगा, सेल्स से जाएगा 54,000 और 6,480 आउटपुट आईजीएसटी। तो हम क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना सर, सेल्स अकाउंट होगा 54,000 वो भी बैंक के कॉलम में, और 6,480 हो जाएगा टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। क्लियर है, एक बार देख लो 54,000 6,480, वो भी कितना तारीख को सर, ये ट्रांजेक्शन हो रही है 6 तारीख को, यानी जनवरी 6 को ये ट्रांजेक्शन हो रही है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं 7 तारीख को। 7 तारीख को क्या हुआ है, चेक रिसीव हुआ है एस नायर से, चेक रिसीव एस नायर से कितने का सर 8,000 का, डिस्काउंट अलाउड 400, डिस्काउंट अलाउड 400, हमको चेक मिला, हमने डिस्काउंट भी दिया। अब जरा इस पे सोचेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे आपको ट्रांजेक्शन, हमने क्या बोला कि आपको जब कभी चेक रिसीव होता है तो आपको थोड़ा देख लो कि चेक क्या तुरंत जमा हो गया या बाद में जमा हुआ। तो हम थोड़ा सा जांच पड़ताल किए आगे, तो हमको पता चला कि ये एस नायर का चेक हमने 9 तारीख को बैंक में जमा किया, चेक रिसीव फ्रॉम एस नायर डिपोजिटेड इनटू बैंक। तो आपको थोड़ा सा जब भी चेक रिसीव होता है ना, तो आपको पेड होता है तब तो तुरंत टू बैंक अकाउंट कर देते हो, कोई टेंशन नहीं। बट जब चेक रिसीव होता है तो अब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि वो बंदा का चेक क्या तुरंत जमा हुआ है या बाद में जमा हुआ है। तो थोड़ा सा आगे का ट्रांजेक्शन एक बार पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि वो ट्रांजेक्शन बाद में चेक जमा किया है। अगर कुछ नहीं बोले तो सर मान लेंगे कि पैसा तुरंत जमा कर दिया, चेक तुरंत जमा कर दिया, तो वहां पे बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। यहां पे अगर आप देखो तो क्या हुआ सर, चेक मिला एस नायर से 8,000 का, डिस्काउंट दिए 400 का, लेकिन वो चेक तुरंत नहीं जमा हुआ, 9 तारीख को चेक जमा हुआ, ठीक है। तो इसका वर्किंग नोट में आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी होगी। इसका वर्किंग नोट में क्या करना होगा सर, इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक है, और इसका जर्नल एंट्री करेंगे वर्किंग नोट 3 में, ठीक है। वर्किंग नोट 3 में क्या एंट्री होगा, अब सेम डे जमा नहीं हुआ है तो क्या एंट्री होगा सर, चेक इन हैंड डेबिट हो जाएगा, चेक इन हैंड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या होगा सर, डिस्काउंट भी तो दिए हैं, चेक तो हमको कितने का मिला सर, चेक मिला था, अगर हम देखें तो चेक मिला था 8,000 का, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन तो आपके पास ही होगा, चेक इन हैंड 8,000 का मिला, और डिस्काउंट ध्यान से देखेंगे हमने कितना का डिस्काउंट दिया, हमने दिया 400 का डिस्काउंट। तो 400 का जो हुआ उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू किससे मिला सर, एस नायर से मिला, तो टू एस नायर, एस नायर कितना सर 8400 हो जाएगा। अब देखो यहां पे हमको डिस्काउंट का कॉलम तो बनाने के लिए नहीं बोला, तो ये डिस्काउंट तो कैश बुक में नहीं जाएगा। चेक इन हैंड का तो हम
कैश बुक में कोई कॉलम ही नहीं बनाते हम, तो कैश बुक में कैश और बैंक का बना रहे हैं, तो ये एंट्री कैश बुक का पार्ट नहीं होगा, कैश बुक में हम इस एंट्री को नहीं दिखाएंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि इस एंट्री को हम क्यों नहीं दिखा रहे कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक में तो केवल कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन दिखाती है, तो चेक इन हैंड से रिलेटेड है, तो हम इसको इसीलिए कैश बुक में नहीं दिखाएंगे। चलो अब 9 तारीख का बात होता है। 9 तारीख को क्या एंट्री हो रहा है, चेक रिसीव फ्रॉम एस नायर डिपोजिटेड इनटू बैंक। ये जो 8,000 का चेक मिला एस नायर से, उसको बैंक में जमा कर दिया, तो क्या एंट्री होगा, नीचे में आप एंट्री फटाफट कर सकते हो। जब चेक बैंक में जमा करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है 8,000 से, और ये जो चेक इन हैंड जो डेबिट हुआ था वो चेक इन हैंड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितना से सर, 8,000 से। इसका मतलब हमारा बैंक, अब ये जो एंट्री है वो कैश बुक में जाएगा, ये एंट्री क्या होगा, कैश बुक में जाएगा। तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, इसका मतलब बैंक के डेबिट साइड में जाएगा टू चेक इन हैंड 8,000। तो सर बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे टू चेक इन हैंड 8,000, टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जो मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए ये एग्जांपल पिक किया क्योंकि मुझे लगा ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में नहीं दिया था, इसीलिए मैं सोचा कि एग्जांपल करा देता हूं। और आप लोग से बहुत ही विनम्र विनती है कि आप लोग जरूर हर चैप्टर का इलस्ट्रेशन खुद से करें, ठीक है, क्योंकि मैं सारा इलस्ट्रेशन तो करा नहीं सकता हूं। आपको सारे के सारे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, सारे के सारे इलस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, और कहीं भी आप अटक रहे हो तो आप जरूर मैसेज कर दो कि सर यहाँ पे अटक रहे हैं। अब मैं कोशिश करूंगा, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ कुछ क्वेरी करते हैं, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि संडे को अगर लगता है कि आपका क्वेरी जेन्युइन है, मुझे लगता है कि उस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के उसका रिप्लाई कर दिया करूंगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 12 तारीख को। सर 12 तारीख को ट्रांजेक्शन है चेक पेड टू राधा एंड डिस्काउंट रिसीव। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा सर। चेक पे किए हैं 5,000 का और डिस्काउंट रिसीव किया 100 का, तो क्या एंट्री होगा सर। पहले तो वर्किंग नोट 4 में एंट्री कर लो इसका, वर्किंग नोट 4 में एंट्री कर लो। क्या किए हैं सर, चेक, देखो आप एंट्री नहीं भी करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे मैनुअली भी बना सकते हो कि राधा को चेक पे किए हैं तो किसको डेबिट करेंगे सर, राधा को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, राधा को डेबिट करेंगे। और चेक दिए, याद रहे जब भी आप जैसे पैसा चेक इन हैंड आता है तो आप देखते हो कि बैंक में कब जमा हुआ, तो अगर सेम डे नहीं जमा हुआ तो वहां पे चेक इन हैंड को डेबिट करते हो। बट पेमेंट के केस में ऐसा नहीं है, जब चेक पेमेंट की तुरंत आप बैंक अकाउंट को क्या करो, क्रेडिट कर दो। तो राधा डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना सर, 5,000 का चेक दिए तो 5,000 से बैंक क्रेडिट होगा, लेकिन हमको डिस्काउंट मिला है 100 रुपया का, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना का, 100 का। तो एंट्री क्या हो जाएगा, राधा डेबिट 5,100 टू बैंक अकाउंट 5,000 टू डिस्काउंट रिसीव 100। तो हमारा जो कैश बुक है, चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, राधा डेबिट हुआ है, बैंक क्रेडिट हुआ है, तो बैंक के क्रेडिट साइड में यानी कैश बुक के क्रेडिट साइड में क्या लिखने वाले, बाय राधा। वो भी कितना से, 5,100 से नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो 100 है 100 है वो डिस्काउंट रिसीव से जुड़ा हुआ है, बैंक से तो केवल 5,000 है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, कितने तारीख को सर, 12 तारीख को। कितना तारीख को, 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, बाय राधा, ठीक है। कितने का सर, 5,000 का, वो भी बैंक के कॉलम में, 5,000 का बैंक के कॉलम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15 तारीख को क्या हुआ, एस नायर का चेक डिजॉनर हो गया। एस नायर का जो वो जो 8,000 का चेक था वो क्या हो गया, डिजॉनर हो गया। अब देखो जब भी कभी चेक डिजॉनर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पार्टी को फिर से पकड़ते हैं कि भाई तुमने जो चेक दिया था वो तो बाउंस हो गया, वो तो डिजॉनर हो गया। तो अब हम पार्टी को फिर से पकड़ेंगे, यानी किसको पकड़ेंगे, एस नायर को फिर से पकड़ेंगे, ठीक है। तो एस नायर को हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो हमारा डेटर था, जब चेक दे दिया तो उसका अकाउंट क्लोज हो गया था, हम फिर से वापस उसको पकड़ेंगे। तो कितना, एस नायर को हम डेबिट करेंगे। तो ये भी वर्किंग नोट 5 में आप इसका एंट्री बना सकते हो।
अब ये एंट्री सब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं बनाना चाहो मत बनाओ, ठीक है। ये इट्स अप टू यू कि आपको जर्नल किए बिना आपका कैश बुक बन जाता है, आप बिना जर्नल किए हुए कैश बुक बना सकते हो। ये बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि देखो सोचो आपको क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैश बुक बनाना है, जर्नल एंट्री तो नहीं कर रहा है बनाने के लिए, तो जर्नल एंट्री क्यों बनाओगे। बट वर्किंग नोट में अगर आप जर्नल एंट्री डाल देते हो तो वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहता है, ठीक है। पर छोटा छोटा आपको जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे एस नायर का चेक डिजॉर्नल हो गया, तो इसको हम क्या एंट्री करने वाले हैं, एस नायर को डेबिट करेंगे और बैंक का बैलेंस हम क्या करेंगे, वापस क्रेडिट कर देंगे। यहां पे देखो जब चेक जमा कर दिए थे तो बैंक में, तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया था, डेबिट हो गया था। अब बैंक को क्रेडिट करेंगे और एस नायर को डेबिट करेंगे, तो बैंक क्रेडिट हुआ है, यानी कैश बुक में क्या होगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, एस नायर। कितने तारीख को सर, ये हुआ है 15 तारीख को। 15 तारीख को कितने से सर, उसका 8000 का चेक। चलो तो ये हो गया। अब हम लोग एक बात करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, मनी विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 20 तारीख को। 20 को मनी निकाला गया है बैंक से ऑफिस यूज के लिए। तो सिंपल सी बात है, पैसा आया है तो कैश डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री 6800 से। तो 20 तारीख को क्या हुआ है, बैंक डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है। तो फटाफट बैंक में डाल दो 6800 और कैश में डाल दो 6800। एक मिनट, सॉरी, मनी विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो क्या एंट्री हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, बैंक क्रेडिट हुआ है। तो कैश के डेबिट में जाएगा, बैंक के क्रेडिट में जाएगा। तो हमने सही नहीं लिखा है, यहां पे इसको ठीक कर लो, कैश के डेबिट में जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, कैश के डेबिट साइड में 6800 और बैंक के क्रेडिट साइड में जाएगा सर 6800, ठीक है। अब बताओ फटाफट, ये कॉन्ट्रा है तो इसको सी से इंडिकेट करोगे, कितने तारीख को सर, 20 तारीख को। अब कैश के कॉलम में आप कैश तो नहीं लिख सकते हो, तो यहां पे क्या लिखोगे सर, टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। उसी तरह से बैंक के कॉलम में क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। चलो तो यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या ट्रांजेक्शन था सर, 23 को फीस ऑफ चिल्ड्रेन पेड बाय चेक 150। हमने अपने बच्चे का फीस चेक से पेमेंट कर दिया। सर बच्चे का फीस तो ऑफिस का खर्चा नहीं हुआ, ये तो आपका घर का खर्चा है, तो इसका मतलब हुआ कि आप ड्रॉविंग कर रहे हो। जी हाँ, अगर हम अपने बिजनेस में से कोई अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉविंग। तो यहां पे हम फीस पे कर रहे हैं चेक से, तो क्या एंट्री होगा सर, एंट्री होगा ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो तो हम लोग एंट्री करेंगे ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, यानी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ड्रॉविंग अकाउंट, बाय ड्रॉविंग अकाउंट। कितना से सर, 150 से। 150 से कितना तारीख को सर, 25 तारीख, हाँ 25। कितने तारीख को, 23 को, 23 को। आगे क्या हुआ, 25 को चेक रिसीव फ्रॉम हीरा एंड इंडोर्स इट टू सुनीता। यानी हीरा से चेक मिला और सुनीता को दे दिया। वेरी गुड, हीरा से चेक मिला और सुनीता को दे दिया कितने तारीख को, 27 को। अब जरा सिंपल सी बात है, इसके लिए क्या एंट्री हुआ, बहुत सिंपल है। हीरा से चेक मिला तो क्या एंट्री किए होंगे सर, चेक मिला तो चेक जमा नहीं किए, इसका मतलब तो चेक रिसीव हुआ तो चेक इन हैंड डेबिट किए टू हीरा, और फिर क्या किए, उसको सुनीता को दे दिए, तो सुनीता डेबिट किए टू चेक इन हैंड। तो बताओ इसमें कहीं भी ये कैश बुक का पार्ट हो सकता है, चेक इन हैंड डेबिट कर रहे हैं टू हीरा और फिर सुनीता को दिए तो सुनीता अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना कैश है ना बैंक है, तो ये कैश बुक में नहीं जाएगा, ये ट्रांजेक्शन कैश बुक से बाहर रहेगा, ठीक है। चलो इसका क्या जर्नल एंट्री सर करना है करो, नहीं करना है मत करो। मैं तो बोलता हूँ समय की वेस्टेज क्यों करेंगे, जर्नल एंट्री आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जर्नल एंट्री करना जरूरी है। ये जो इतने सारे जर्नल एंट्री किया था, करना जरूरी नहीं था, बट आपको समझाने के लिए मैंने ये जर्नल एंट्री किया है, ठीक है। तो ये भी समझ लो कि किसी से चेक मिलता है और किसी दूसरे को देते हैं, तो जब चेक मिलता है तो चेक रिसीव को डेबिट करते हैं, चेक इन हैंड को डेबिट करते हैं टू हीरा, और जब किसी को चेक देते हैं तो सुनीता को डेबिट करते हैं टू चेक इन हैंड, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करें, बैंक के खर्चे, बैंक चार्जेस, तो क्या एंट्री होगा
सर बैंक कभी कभी चार्ज काट लेता है तो बैंक का बैलेंस घट जाता है, तो खर्चा है, खर्चा को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे, बैंक चार्जेस टू बैंक, यानी हमारा बैंक में बाय बैंक चार्जेज आएगा, बैंक चार्जेज। ठीक है, कितने तारीख को सर ये ट्रांजेक्शन हुआ है? 27 को, 27 को कितना से सर? 40 रुपये से। चलो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करें 31 को। 31 को क्या बोल रहा है? पेड इनटू बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिमेनिंग 1400 एट ऑफिस। भाई साहब बोल रहा है कैश का 1400 रुपया तिजोरी में छोड़ देना और बाकी जितना कैश है ना उसको बैंक में जमा कर देना। पेड इनटू बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिमेनिंग 1400 एट ऑफिस, यानी कि क्या बोल रहा है कि ये जो तुम्हारा कैश का बैलेंस होगा तुमको क्या करना है कि बैलेंस तुम छोड़ दो। कितना तारीख को ये बात कर रहा है? 31 तारीख को। 31 को बोल रहा है कि बैलेंस तुम छोड़ दो C/D 1400 और बाकी जो बचता है ना उसको बैंक में जमा कर दो। तो जमा करने का क्या एंट्री होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी बैंक को डेबिट करो, बैंक को हम लोग क्या करेंगे जितना भी अमाउंट होगा उतना से डेबिट करेंगे और कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे जो क्रेडिट करेंगे तो क्या लिखेंगे? कैश में तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट सर, और ये जो बैंक के कॉलम में क्या लिखने वाले? टू कैश अकाउंट। कितने तारीख को सर? 31 को। बट सर अमाउंट तो निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालो। कैश का डेबिट बैलेंस कितना है सर? 4600 प्लस 6800, यानी कैश हमारे पास 11400 है सर। कैश कितना है? 11400। ठीक है, 11400। तो आप इसको क्रेडिट साइड में भी इसी तरह से लिख दो 11400। ठीक है, और 11400 में से 1400 ऑफिस के लिए रखना है, यानी 1400 बैलेंस होगा। बाकी कितना बचता है सर? 10,000 बचता है। 10,000 आपको बैंक में जमा कर देने हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। यहां भी आपको बैंक में 10,000 जमा कर देने हैं। तो क्या कर रहे हैं सर? बैंक बढ़ गया और कैश हमारा क्या हो गया? कम हो गया। तो कैश का तो बैलेंस मिला लिए, उसी तरह से सर बैंक का भी बैलेंस निकाल लो, बैंक का भी बैलेंस चेक कर लो कि देख लो कि डेबिट आ रहा है या क्रेडिट आ रहा है, कौन सा साइड ज्यादा है। तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा कौन सा साइड ज्यादा है, तो आप फटाफट आप कैलकुलेट करके दिखाओ। चलो, तो सर क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है, तो क्रेडिट साइड कितना हो रहा है सर? क्रेडिट साइड हो रहा है 1,20,150। तो डेबिट साइड में भी लिख दिए 1,20,150, और जितना से कम हो रहा है वो क्या कहलाएगा सर? वो कहलाएगा टू बैलेंस C/D। क्या कहलाएगा? टू बैलेंस C/D बैंक साइड में। तो कितना से कम हो रहा है? कैलकुलेट कर लो सर। कम हो रहा है 1,20,150 और माइनस 78,480। हमारा डेबिट साइड 78,480 आ रहा है, तो टोटल किए तो हमारा कम हो रहा है सर 41,670 से 41,670, 41,670। तो आप देखो आपका कैश का तो डेबिट बैलेंस है 1400 से, लेकिन बैंक का क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। तो अब इसको सर ब्रॉड डाउन भी तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा। तो ये जो टू बैलेंस C/D है इसको हम 1 फरवरी को क्या लाएंगे? बाय बैलेंस B/D। बाय बैलेंस B/D कितना से सर? बाय बैलेंस B/D सर 41,670 बैंक वाले कॉलम में, और सर कैश में 1 फरवरी को क्या हो जाएगा? टू बैलेंस B/D हो जाएगा। टू बैलेंस B/D हो जाएगा कितना से सर? 1400 से, 1400 से। तो इस तरह से हो जाता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ये एग्जांपल मैं बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप इसीलिए मैंने कराया, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और खुद से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो बच्चों, तो इस तरह से हमने कैश बुक का सारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जितने भी अलग अलग के वैरायटी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमने सिंपल कैश बुक सीखा, हमने डबल कॉलम कैश बुक सीखा, हमने 3 कॉलम कैश बुक सीखा, उसके बाद हमने पेटी कैश बुक सीखा, हमने GST से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, बैंक से अलग अलग डिफरेंट टाइप के टिपिकल क्वेश्चन देखे। तो आई होप हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह के क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हो। आप इवन अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हो। ठीक है, हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाए।
ठीक है। वीडियो कैसा लगा आपको, अगर कहीं भी कोई भी डाउट होता है कैश बुक में आप जरूर पूछना। देखो अगर आप अपने डाउट को जितना ज्यादा क्लैरिटी से आप पूछोगे, आपका डाउट क्लियर होगा, तो उतने अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके कैश बुक में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताना। आप लोगों के कमेंट्स में हर एक कमेंट्स का कोशिश करता हूं कि रिप्लाई करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग क्वेरी पूछते हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी कि सब्सिडरी बुक में ही जो दूसरा है परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।